सॉलिडारिटी, फ्रेटर्निटी, और तीसरा ऑप्शन था रिपब्लिक गवर्नमेंट। रिपीट करना एक बार वापस। वो तो आ जाता है ना इसके अंदर, रिपब्लिक गवर्नमेंट आती है तो उसके अंदर पॉलिटिकल राइट्स आ जाते हैं। हाँ, सब आ जाता है। इसीलिए तो रिपब्लिक बोला ना मैंने, वो डिक्टेटरशिप था। रिपब्लिक का मतलब अ टाइप ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। क्वेश्चन क्या है? वही वो पुराना पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा ओके। 44 से जो छोड़ा था वही ना सर? ओके, व्हाट डज सफरेज मीन? सफरेज का मतलब है सफर करना नहीं है, यहाँ लिखा है राइट टू वोट। सफर करना है। सफरेज का मतलब है राइट टू वोट। ठीक है, बहुत सारा सफर किया है, बाप रे बाप, किसने इतना सारा सफर किया है जो पेपर में लिखा है। व्हाट डिड लिबरलिज्म स्टैंड फॉर द इकोनॉमिक स्फीयर? इकोनॉमिक स्फीयर के लिए लिबरलिज्म क्यों मतलब इंपॉर्टेंट है? एक तो सबसे पहले जब भी लिबरलिज्म आया उस टाइम पे फ्रीडम फॉर मार्केट। यस, फ्रीडम फॉर, फ्रीडम फॉर मार्केटिंग ना। यस, मार्केट के अंदर फ्रीडम आ गया। ठीक है, टैरिफ बैरियर सब हटा दिए, सॉल्वरेंट बना था। ठीक है, फिर साथ साथ में जो वेट वेट के लिए मेजर्स, सॉरी मेजरिंग जो यूनिट थे, वो इतने सारे मेजरिंग यूनिट्स थे तो वो खत्म कर दिया। करेंसीज इतनी सारी थी वो खत्म कर दी, 30 से लेके 2 हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज है। सर मैंने ऐसा देखा इसमें लिटरेचर में इकोनॉमिक स्फीयर रिफर्स टू द मेथड एंड वेट सिस्टम टू मेक इट मोर रैशनल सो दैट एवरीवन कैन ट्रांसपोर्ट। नहीं दिया मार्क्स? अभी जो पेपर हम वो डिस्कस कर रहे हैं ना। हाँ हाँ, पेपर जो था ना वो डिस्कस कर रहे हैं। टू मेजर एंड वेट सिस्टम रिफर्स टू मेजर एंड वेट सिस्टम नहीं, मेजरिंग यूनिट्स बनाए गए थे, प्लस जो करेंसीज थी वो 30 से लिमिट कर दी थी 2 के। ये सारी चीजें इस तरह से एक्सप्लेन करता है, इसलिए मार्क्स नहीं दिए। Okay, the basic philosophy of the dash was to preserve the traditional institutions such as church, monarchy, etc. Conservatives, ठीक है, कंजर्वेटिव लोग चाहते थे कि वापस से ओल्ड रिजाइम आ जाए और जो पुराना ट्रेडिशन कस्टम था वो सारी चीजें अब वापस से प्रिवेल हो। Which dynasty was deposed? अरे एकदम इजी था, बर्बन डायनेस्टी। बिस्किट खाते हो? हाँ, वही बिस्किट इन्हीं के नाम से बना है, ब्रिटानिया वही की कंपनी है। बर्बन में रॉन्ग ना दिया हो। बर्बन डायनेस्टी का स्पेलिंग तो देखो। मैं यशवी का स्पेलिंग YSHYV ऐसा लिखूंगा, उसका कुछ मीनिंग होता है तो फिर याद नहीं करा तब स्टैंड ऐसा नहीं क्यों निकल गया? किसने निकाला? ओके। अब जब कभी भी ये डायनेस्टी याद करना ना, वो बिस्किट याद कर लिया करो। ठीक है, वो उन्हीं की देन है बिस्किट, मतलब उन्होंने नहीं बनाया था, वहीं की कंपनी ने बनाया था ऐसा। ठीक है, फिर व्हाट व्यूज डिड गिसेपी मजीनी हैव अबाउट इटली? इटली के बारे में क्या व्यूज थे? तो पता है यूनाइटेड ना कि हाँ वो तो है ही, नेशन शुड बी यूनाइटेड, पर कैसे कि उस टाइम पे इटली को इन्होंने बाइफरकेट करके रखा हुआ था। और गिसेपी मजीनी का मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्या था? उसने एक चीज बोली थी, एक स्टेटमेंट बोला था। क्या बोला था?
कि जो लैंड जो होता है वो भगवान ने दी हुई चीज होती है, गॉड ने दी हुई है, तो उसको हम पार्ट नहीं कर सकते। दिस वॉज हिज आइडियोलॉजी, ये लिखना था वहां पर। सर 1 मार्क का है, कितना लिखे हो? वो एक पॉइंट लिख दिया होता, खत्म हो गया होता। और सर वो इटली के लिए सोचा था। हाँ, सर अगर सिर्फ इतना वो लिखा, करता था इटली को। सर सिर्फ इतना लिखा है कि इट शुड बी यूनाइटेड, उसका ये आइडिया था, तो सही होगा आंसर। Should be unified as a nation state rather than being in small parts as it is meant to be unified. माही, माही तुम्हारा पेपर आ गया है, यू हैव स्कोर्ड 28.5. Okay. Dash described Mazzini as the most dangerous enemy of the social order. अब ये था Metternich, अब किसी लोग लिखा है ऑटो वन बिस्मार्क, कहाँ बिस्मार्क ने बोला था ये? सर बाद में वो ऐसा भी है ना, जो फ्रांस वाला फ्रांस ने हाँ, वो भी उसी ने बोला है। हाँ, अब वो 22 वाले में अगर हमने सिर्फ इतना लिखा है कि इट शुड बी यूनाइटेड, तो सही होगा। तो 0.5 मिलेगा। तो सर क्या लिखना था जिससे 1 मार्क मिलेगा? मैंने बोला ना वो कि गॉड, जो भी लैंड जो है वो गॉड ने हमको दिया हुआ है, तो उसको हम पार्ट करने वाले कोई नहीं होते, तो उसको हमेशा यूनिफाई करके रखना होता है, ये चीज लिखनी है। ओके सर। Dash is a German word meaning common people. Das Volk. Das Volk. Land is God gifted. We are yes. It should not be divided. Rather than it can be unified. Okay, where was Frankfurt Parliament convened? Saint Paul Church. Saint Paul Church. ठीक है, किसी लोग ने लिखा है फ्रांस। वाह। Which state led the unification of Germany? प्रुशिया ने इनिशिएट किया था ज़ोल्वरीन बना के, ठीक है। फिर who holds the credit of unifying Germany? Otto von Bismarck. अब इसी का बाद में मैंने क्वेश्चन पूछा, ऑटो वॉन बिस्मार्क कौन था? तो he was the architect of Germany, ऐसा लिखना है। सर मैंने वो लिखा है, आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वाज ओटो वन बिस्मार्क। किसमें लिखा है? 27। वो 27 में नहीं लिखना है, वो who was Otto von Bismarck, वो जो क्वेश्चन पूछा ना वहां लिखना था। और सर इसमें लिखा है ना, who holds the credit of unifying Germany, तो क्रेडिट तो आर्किटेक्ट ही जाएगा ना कि उसने बनाया। पर आपने मेंशन किया ही नहीं कि वो आर्किटेक्ट था। मैंने किया है, वो 22/7 में किया है। नहीं, आगे क्वेश्चन है ना, अभी आगे आएगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। ओके, हाँ सर, वो क्वेश्चन है आगे। Who holds the credit of unifying Germany? तो Otto von Bismarck. Yes. हाँ? अच्छा, कपिल सर वहां पे होंगे शायद। मेरे को लगा यही बहरा हुआ। या तो वो जोर से बोल रहे थे या तो मैं बह रहा हूँ। Okay. Who was proclaimed the German emperor in a ceremony held at Versailles in January 1871? कौन था? काइजर विलियम वन। सर मैंने वही लिखा है ना, किंग ऑफ रशिया नेम विलियम वन। ये काइजर तो चलता है, विलियम वन तो लिख दिया। 0.5 अरे विलियम लिखा है, विलियम लिखा है, विलियम है, विलियम ही है, विलियम, VILLIAM। काइजर विलियम अलग है, विलियम अलग है। Okay. Who headed Sardinia Piedmont? Victor Emmanuel II. ठीक है। फिर
Who led the movement to unify the regions of Italy? Chief Minister Camillo di Cavour. Chief Minister Cavour. अरे पर 30 में ना कार्यर लिखा है. आर्किटेक्ट का है. अरे नहीं, चीफ मिनिस्टर कैवोर है वो. सभी भी आर्किटेक्ट लगा देगा तू तो. देखो 3 नाम है तुम लोगों को याद रखने. गिसिपी मजीनी, एक गिसिपी गैरिबाल्डी और तीसरा है कैमिली डी कैवोर. ठीक है, ये 3 ही नाम याद रखने हैं. ये तीनों ये तो ऑटोमैटिक इसका तो मैं खुद का ही डाला है वो सही. नहीं सर, वो एक नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा. फिर आगे पेपर पढ़ा तब देखा ऑटोमैटिक इसका मैं लिख है वो तो लिखा है. खुश हो जाओ. 29 का आंसर क्या है? Okay. Name the ethnic groups who inhabited the British Isles. British Isles में 4 थे. ठीक है, 4 कम्युनिटी के लोग थे. एक थे स्कॉट, दूसरे थे वेल्श, फिर आयरिश और इंग्लिश. ये 4 थे. सर एक बार 27 का रिपीट करोगे क्या? क्या? सर 27th वाला क्वेश्चन एक बार. 29 का आंसर रिपीट करोगे? 29. Victor Emmanuel 2. 31 आयरिश, स्कॉटिश, इंग्लिश एंड वेल्स. मैं एकदम मुझे ना एकदम मैं मानती हूं. ओके, क्या? स्कॉट, वेल्श, आयरिश, इंग्लिश. सर वो वेल्स याद नहीं आया इसलिए मैंने ना वो कहते नहीं तो स्टार्ट हो गया. क्या बोल रहा है दिल डाल. हाँ वो सारे एथनिक ग्रुप थे. हाँ वो किसके? ये यूनाइटेड किंगडम बना ना उसके पहले, मतलब ब्रिटिश ईजल बोला जाता था. ओके, हु वेर स्लैव्स? स्लेव्स मतलब स्लेव नहीं. यहाँ सबने सर्वनाम लिखा है, स्लेव लिखा है. स्लेव नहीं थे वो कौन थे? इनहेबिटेंट्स ऑफ रीजन अंडर ऑटोमन एम्पायर. ऑटोमन एम्पायर के अंडर में जो भी लोग रहते थे ना, जो रीजन्स थे, उनको स्लेव्स बोला जाता है. ऑटोमन एम्पायर के अंडर में जितने भी रीजन्स थे, वो सारे रीजन्स को स्लेव्स बोलते थे. यहाँ लिखा है, डिस्क्राइब किया हुआ है स्लेव्स. बोलो. मैंने तो कितना अच्छा लिखा है. उनको देखो, स्लेव्स आर द वंस वही who were under someone. सर सही आंसर तो लिखना पड़ेगा. inhabitants of region under Ottoman Empire. यशवी एग्जाम क्यों नहीं दी थी? सर मैंने लिखा ऐसा है कि एक मिनट. हाँ, सर मैंने लिखा है कि slaves were the inhabited from Balkan area. नहीं, बाल्कन एरिया नहीं है. 0.5 तो मिलना चाहिए ना मेरे को. सर मुझे 0.5 तो मिलना चाहिए. मैंने inhabited तक तो लिखा है सही. Inhabitants of region under Ottoman Empire. ऑटोमन एम्पायर के अंडर में जो भी लोग रहते थे. मैंने सर ऑटोमन एम्पायर नहीं लिखा है, मैं बाकी आगे का पूरा लिखा है. तो फिर 0.5 तो मिलना चाहिए ना मेरे को. नहीं, उसमें थोड़ी 0.5 मिलेगा. सर है अंदर. अगर हमें ऐसा बोले डिफाइन एथनिक तो दो है. सोशल डिविजन्स. तो इसका होगा सिविक्स का, और इसमें भी अलग. हिस्ट्री में भी एथनिक का अलग लिखा है. क्या लिखा है? आपने ज्यादा नहीं लिखा है. रिलेट्स टू कॉमन रेशियल, ट्राइबल और कल्चरल ओरिजिन और बैकग्राउंड दैट अ कम्युनिटी आइडेंटिफाइज विद और क्लेम्स. वही हुआ ना.
सोशल डिविजन्स अकॉर्डिंग टू कम्युनिटी, सोशल डिविजन्स अकॉर्डिंग टू कम्युनिटी, उसमें एक ही सेंटेंस में सारी कम्युनिटी आ जाती है, उसमें क्लैरिफाई करके लिखोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड द बाल्कन एरिया एक्सप्लोसिव? बाल्कन एरिया एक्सप्लोसिव क्यों हुआ था? तो उसका आंसर है स्प्रेड ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर। दो चीज है, एक है स्प्रेड ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म और दूसरा है डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हुआ था उसी टाइप में। डिसइंटीग्रेशन मतलब टूट जाना। कोई भी एक किंगडम होता है, कोई भी एक एम्पायर होता है, तो उसको टूट जाना उसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन मतलब इकट्ठा होना। स्प्रेड ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ओटोमन अलग है, ओटोवॉन अलग। वो ओटोवॉन है, ओटोवॉन बिस्मार्क, और ये है ओटोमन एम्पायर। Okay, 34. Name the powers that were keen in countering the hold of other powers over the Balkans and extending their control over the area. कौन से थे? रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रो हंगेरी। यहाँ पे किसी लोग ने 2-3 लिखे तो मैंने 1 मार्क दे दिया है। हाँ, तो 2 लिखे तो मैंने 0.5 दिया है। पोलैंड गलत है, इसलिए मैंने 0.5 दिया है। ऑस्ट्रो हंगेरी, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रो हंगेरी। तो ब्रिटेन लिखा है इंग्लैंड की जगह। हाँ, चलेगा ना? चलेगा। थैंक यू। ऑस्ट्रो हंगेरी पहले एक था, फिर धीरे धीरे पार्ट हुआ। ऑस्ट्रिया नहीं, ऑस्ट्रो हंगेरी साथ में। ऑस्ट्रो हंगेरी, रशिया, जर्मनी एंड इंग्लैंड। नहीं, हैब्सबर्ग एम्पायर, हैब्सबर्ग एम्पायर आएगा। Okay, 35. What led Europe into disaster in 1914? World War One. World War One हुआ था ना 1914, उसी की वजह से यूरोप डिजास्टर में बदल गया। World War One वही हुआ। नहीं, हंगर, हार्डशिप, फूड स्कैर्सिटी तो आगे थी, आफ्टर 1789। Okay, next 36. Dash was called the Bismarck of Italy. एकदम easy है, Otto von Bismarck। किसी ने लिखा ऑटोमन बिस्मार्क। मैंने तो कुछ और ही लिख दिया। OTTOVONBISMARCK। ऑटो वॉन बिस्मार्क। अच्छा, ऑटो वन बिस्मार्क अलग अलग है। ऑटो वॉन बिस्मार्क ऐसा है। बट ऑटो वन बिस्मार्क तो जर्मनी में था ना? मतलब हम कैसे लिखते हैं? संदीप पटेल ऐसे लिखते हैं या संदीप पटेल ऐसे लिखते हैं? संदीप पटेल। तो फिर तो वो बंदा मतलब चीख चीख के चिल्ला रहा है कि मेरा नाम ये है, और आप मतलब उसका नाम बदलने में तुले हो। अरे वो भले ही वो मर गया हो, और उसकी रूह तो घूमती होगी ना यहाँ पे। ऑटो वन बिस्मार्क तो जर्मनी में था ना?
हाँ ऑटो क्या और बोल रही है? बिस्मार्क तो जर्मनी में था ना, हाँ जर्मनी में था। और तो ये फिर इटली में कैसे आ नहीं, गया? कहाँ से जर्मनी में था? बिस्मार्क को इटली बोलते हैं उसको। Okay, 37. The Treaty of Vienna was signed in the year 1815. 1815. क्या लिखा है? ओटोमन बिस्मार्क का जो हुआ है ना, यूनिफाइड इटली में कुछ दिया ही नहीं है, जर्मनी वाला ने दिया है। अच्छा 15 years आगे लिखा आई ट्रीटी ऑफ वियना ये तो मैं लॉकिंग सच स्पेल थोड़ा अलग अलग फ्यूचर आवड़े अरे मारा क्या मुद्दा का स्पेलिंग लगा आपने एक मिनट। तो ये बिस्मार्क ऑफ इटली इसीलिए है क्योंकि इसी को देख के इटली वाले यूनिफाई हुए थे। इसी की फिलोसॉफी को अपना के इटली वाले यूनिफाई हुए थे, इसलिए उसको ऑटो और बिस्मार्क तो जर्मनी का है, मतलब रशिया का है ना। जर्मनी जर्मनी। हाँ तो सर वही मैं सोच ऑटो और बिस्मार्क कैसे होगा, इसलिए निकाला। क्वेश्चन में गलती नहीं है, बिस्मार्क ऑफ इटली ही है, सही है। बिस्मार्क का मतलब पता है तुम लोग? बिस्मार्क का मतलब पता है? इसीलिए ऐसा बोल रहे हो। बिस्मार्क का मतलब क्या होता है पता है? किसी के इन्फ्लुएंस में आके कुछ ना कुछ काम करते हैं, उसको बोलते हैं बिस्मार्क। मतलब इटली वाले लोग यूनिफिकेशन कैसे किया था? जर्मनी को देख के किया था, क्योंकि सबसे पहले जर्मनी यूनिफाई हुआ था, उसके बाद में इटली यूनिफाई हुआ था, तो इसीलिए उसको बिस्मार्क ऑफ इटली बोलते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 35 जो है, हेलो सर। ऑटोमन बिस्मार्क आएगा। यस सर क्वेश्चन नंबर 35 में आपने बोला था वर्ल्ड वॉर 1 ना। हाँ, वर्ल्ड वॉर 1। पर सर टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 27 पे फर्स्ट लाइन ही लिखी है कि नेशनलिज्म विद हाँ तो इंपीरियलिज्म। नेशनलिज्म, सुनो, नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म दोनों को अगर इकट्ठा करते हैं तो नेशनलिज्म जो है वो कम हो गई थी उस टाइम पे, इंपीरियलिज्म जो है वो ज्यादा हो गई थी, एंड दैट लेड टू वर्ल्ड वॉर 1। तो उसका आंसर सही है वर्ल्ड वॉर 1। इंपीरियलिज्म का मतलब ये होता है कि कोई भी एक किंग होता है तो वो अपनी मंशा पूरी करने के लिए, मंशा मतलब कि एक जो इंपीरियलिस्टिक वैल्यूज बोलते हैं उसको, ग्रीडीनेस, कि नहीं मुझे पूरा वर्ल्ड जीतना है, तो वही इंपीरियलिस्टिक वैल्यूज को लेके वर्ल्ड वॉर 1 हुई। नेपोलियन नहीं, नेपोलियन जैसा। हाँ, उसमें सबसे पहले था जर्मनी। जर्मनी बिकेम जर्मनी वाज हैविंग द इंपीरियलिस्टिक, और उसमें भी काइजर विलियम 1 था, वो इंपीरियलिस्टिक था कि पूरा वर्ल्ड जीतना है, और उसी ने सबसे पहले शुरू किया था। ठीक है, हाँ बट टेक्स्ट बुक में तो लाइन ये लिखी हुई है, तो फिर आंसर यही होना चाहिए ना। दिया हुआ शायद, ढूंढ के दो। सर टेक्स्ट बुक में लाइन यही दे रखी, तो फिर आंसर तो यही होना चाहिए ना। 35 yes, World War 1. 37, the Treaty of Vienna was signed in 1815. What was the significance of broken chains? Broken chains का मतलब है being freed या तो freedom, सही है। The large landowners of Prussia were known as Junkers. अंकन। The German oak stands for, किसी ने liberty लिखा, heroism है, peace भी नहीं है, heroism है, heroism। उसमें कंफ्यूजन होता है कि वो क्या कहते हैं वो कौन सा लीव ओक लीव और ये ओक डिफरेंस। ओक मतलब ओक ट्री, ठीक है, तो वो हीरोइज्म की निशानी है, और वो सबसे ज्यादा कहाँ पे ग्रो होते हैं? जर्मनी। और फिर वो ओक क्राउन का वो पीस के ओक लीव्स का क्राउन था, वो जर्मेनिया को पहनाया गया था, मतलब वो फीमेल एरिगेरी थी, उसको पहनाया गया था। सब कनाडा की तरफ में वो भी वहां पे भी ग्रो होते हैं।
वो उनका कुछ अलग कंसेप्ट है, इनका कुछ अलग कंसेप्ट है। वो चीज रिप्रेजेंट करती यस, जर्मनी में उसको हीरोइज्म रिप्रेजेंट किया जाता है। The weavers of Silesia led a revolt in 1845 against contractor. किसी ने कॉन्ट्रैक्टर का स्पेलिंग भी गलत लिखा है, TOR आता है, TER नहीं आता है। हाँ, कॉन्ट्रैक्टर के सामने किया था उन्होंने। नहीं, सीधे कॉन्ट्रैक्टर लिखो, सही है। इसमें क्या मैंने वन लाइनर पूछा है। What did the French revolutionaries aim for? यही वापिस आया, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी नहीं लिखा इसलिए। तो सर अगर हमने ऐसा लिखा है कि एम टू थ्रो, जैसे मैंने तो लिखा है कि एम टू ओवरथ्रो द मोनार्की एंड एस्टैब्लिश डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो सही होगा। एक बार मैंने अलग पूछा, अलग तरीके से पूछा है, तो दूसरी बार मैंने जो तरीके से पूछा है उसमें सिर्फ तुमको यही 3 वर्ड लिखने हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इसमें सारी चीजें आ जाती है, पर वही 3 वर्ड जो है मुझे मिसिंग लगे तुमको। तो वो आगे का था, इसमें तुमको लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी लिखना है, तो दोनों में एक ही आंसर हो जाएगी ना फिर। नहीं, तो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी तीनों चीज में ये आ गई ना। वो तो सर एक फीलिंग हुई थी उसमें, ऐसा नहीं है कि नहीं, फीलिंग नहीं हुई थी, वही एम था उनका। नहीं सर, ये नहीं था उसके बाद मॉडर्न रिवॉल्यूशन गाना जो हमारा, तो उसमें वो फीलिंग्स थी जिसके कारण आया था। ऐसा नहीं था, रिवॉल्यूशनरी तो इसके लिए उसमें देखे ना, फीलिंग नहीं आई थी, नेशनलिज्म की फीलिंग थी, पर ये जो 3 चीजें थी वो तो वो करना चाहते थे। लिबर्टी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, इक्वालिटी मतलब सारे लोग इक्वल हो जाए, मैन एंड वुमेन दोनों, ठीक है, और फ्रेटर्निटी मतलब कि भाईचारे की फीलिंग आ जाए। जितने भी नेशन अंडर फ्रेंच कॉलोनीज, जितनी भी फ्रेंच कॉलोनीज है, जहां जहां फ्रेंच पीपल्स रहते हैं, उन लोगों के बीच में नेशन स्टेट्स बने और भाईचारे की फीलिंग। तो अगर लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी ये तीनों चीज लिख देते तो उसमें मोनार्की हट ही गई ना, क्योंकि रिपब्लिक गवर्नमेंट आ जाती है या तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश होती है, तो ऑटोमेटिकली वो फ्री हो जाएंगे। नहीं, क्योंकि वो एक ही कंसेप्ट फुलफिल करता है, ये तीनों कंसेप्ट फुलफिल करते हैं। हमारा आंसर हमेशा ऐसा होना चाहिए कि पूरा A to Z कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। सिर्फ ए कंसेप्ट क्लियर हो, बाकी के क्लियर ना हो, तो वो आंसर में मतलब दम नहीं है। सर यस, सर मैंने लिखा है कि एम टू ओवरथ्रो द मोनार्की एंड एस्टैब्लिश डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो ये सही होगा। नहीं, वो एक ही चीज हुई ना, वो तो एक ही चीज हुई, वापिस से वही हुआ ना। हाँ, ओके, उसके बाद में what did the conservatives want? Restoration of monarchy. What does the conservatives want? Conservatives क्या? Restoration of monarchy. हाँ, तो सर वो तो गवर्नमेंट डायनेस्टी को हम करा था। हाँ, तो रिस्टोरेशन मोनार्की हुई। कंजर्वेटिव वांट टू गवर्नमेंट ये की चाहिए पावर कल्चर। यस, ये स्लो चेंजेस लिखा है इसलिए मैंने कहा था। देखो तो सही यार, सर्कल किया हुआ है मैंने यार। सर मैंने लिखा है कंजर्वेटिव पावर वंस मोर। एक मिनट, Conservatives want to put government dynasty to power once more and want to preserve traditional buildings. ट्रेडिशंस, कस्टम्स, बिल्डिंग्स, मैंने रिस्टोरेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस लिखो, तो बिल्डिंग्स कौन लिखता है? मतलब ये 5th स्टैंडर्ड वाला वंस मोर, मतलब ये, तो उससे अच्छा तो यही लिख देता। बट सर बात सेम ही है। नहीं, बात सेम हुई पर कहने का डिफरेंस है ना, उसमें वही तो है।
सर ABCD अब फर्स्ट में सीख गया तो भी नहीं सीखा अभी तक। नहीं, ऐसा नहीं है। एबीसीडी जो फर्स्ट में सीखते थे तो फर्स्ट में सिर्फ एबीसीडी ही सीखते थे। अब जब 5th स्टैंडर्ड में आए तो उसका वर्ड्स और स्पेलिंग्स बनाना सीख गए। सर A जब आपको थर्ड से लिखते आ रहे हैं तो भी अभी तक लिख रहे हैं आपको आर्टिकल्स। पर तो भी मैं आपको बोलूं कि जैसे आप 7th 8th स्टैंडर्ड में या 9th स्टैंडर्ड में लिखते थे वैसे तो आपको 10th स्टैंडर्ड में नहीं लिखना है ना, क्योंकि प्रॉपर जो वर्ड कंस्ट्रक्शन सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होना चाहिए ना। मतलब आप पहली तरीके से अभी लिखने जाओगे तो ये यहाँ पे मार्क्स दे दूंगा मैं, वहां पे बोर्ड में कौन मार्क्स देगा? सर मैंने ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट लिखा है। सर आपने टिक किया है और पॉइंट फाइव नहीं निकाला तो मैं क्या? सर मैंने ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट लिखा है, चलेगा? मैंने टिक किया है तो 0.5 नहीं पर पूरा दिया है मैंने। थैंक यू सर। बस सर वापस दे दो, कुछ काटने की जरूरत नहीं है। सर अगर मैंने ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट लिखा है तो कंजर्वेटिव वांटेड टू ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं हो सकता है, मोनार्किकल गवर्नमेंट ही होती है, और रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्किकल गवर्नमेंट ऐसा हो सकता है। सर आपने पिछली बार बोला था कि वो लोग फुल्ली रिज्यूम नहीं करना चाहते थे ना, वो लोग कुछ नए रूल्स के साथ मतलब हम मॉडर्न करना चाहते थे, इसके लिए हाँ, मैंने तो कुछ लोग ऐसे थे, बाकी मेजोरिटी तो कंजर्वेटिव वही चाहते थे। ठीक है। What is the national anthem of Britain? Yes. God save our noble king. God save our noble king. अच्छा, what was Zollverein? कस्टम यूनियन था वो, 1834 में बना था। क्यों 0.5 दिया? कस्टम एंड ट्रेड यूनियन नहीं था वो, कस्टम यूनियन था सिर्फ। बट सर ट्रेड के लिए तो बनाया था। एक्स्ट्रा नहीं लिखने का, क्यों एक्स्ट्रा लिखते हो? 0.5 कट जाता है, एक्स्ट्रा क्यों लिखते हो? पता ही है कस्टम यूनियन है तो फिर ट्रेड क्यों लिखते हो? पिछली बार मैंने जब पूछा था पेपर में, फर्स्ट चैप्टर की एग्जाम थी, तो उसमें मैंने ट्रेड यूनियन, कस्टम यूनियन ऐसे सारे लिखे, तो उसमें तूने कस्टम यूनियन लिखा था, इसमें क्यों ट्रेड यूनियन लिखा? सर पॉइंट की इच्छा हो जाती है ज्यादा लिखने पर। सर आप लिखे तो मार्क्स कटते हैं, ज्यादा लिखे तो मार्क्स कटते हैं। देखो, एक मिनट, सबसे पहले मैं तुम लोगों को एक चीज बता दूं कि इट इज नॉट नेसेसरी कि आप ज्यादा लिखोगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहली बात तो ये, आप जो लिख रहे हो वो प्रॉपर कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट का मार्क्स मिलता है। यहाँ पे ज्यादा लेंथ के मार्क्स नहीं मिलते। और मैं तो वैसा हुई नहीं कि आपने 5 मार्क का जो क्वेश्चन है उसको आपने 3 पेज लिखे या 2 पेज लिखे तो मैं आपको फुल मार्क्स दे दूं। नहीं, मैं हमेशा कंटेंट पे जाता हूँ। आप लोगों का पेपर्स जो है वो लाइन टू लाइन चेक होता है। मुझे देर लगती है पेपर चेक करने में, इसीलिए देर लगती है क्योंकि मैं लाइन टू लाइन चेक करता हूँ, क्योंकि आपको पता चले कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। अगर मैं ऐसे ही मैं पेपर चेक करके दे दूं, लेंथ वाइज आपको मार्क्स दे दूं, तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वही गलती आप वापस 10th बोर्ड में करोगे। और वहां पे जब कटेंगे, एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पेपर देखने को मिलता नहीं है वहां पे, फिर आपको खुलवाने जाना पड़ेगा, और खुलवाने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने ये गलती करी, उससे अच्छा पहले ही गलती समझ लो। ठीक है, तो हमेशा मेरे पेपर इसी ढंग से चेक होते हैं कि तुम लोग को पता चले कि तुम लोग गलती कहाँ कर रहे हो। एक्स्ट्रा लिखो पर रेलेवेंट लिखो। एक्स्ट्रा लिख रहे हो पर रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, मैंने पूछ लिया है कि हनुमान जी कौन थे, आप लिख रहे हो बलवंत राय साहनी के बारे में। व्हाट इज दिस? हनुमान जी और बलवंत राय साहनी दोनों अलग अलग आइडेंटिटीज है। ठीक है, एक स्पिरिचुअल फिगर है और एक दूसरा बंदा है। ठीक है, तो दोनों के बीच में मैच नहीं हो सकता कभी भी। मैंने पूछा है ज़ोल्वेरीन क्या है, तो लिखो इट इज अ कस्टम यूनियन which was established by Prussia in 1834. सिंपल। अब कस्टम एंड ट्रेड यूनियन है ही नहीं तो फिर क्यों लिख रहे हो? ठीक है, तो हाईएस्ट मार्क कितने हैं? हाईएस्ट मार्क कितने? 41 है ना? हाँ 41। 41 है ना हाईएस्ट?
ये नहीं लाया सर। हाँ सर सर देख इन्होंने पेपर मतलब ऐसा पूछो ना वहाँ पे। नहीं पेपर मिला ही नहीं है मुझे, पेपर ही नहीं मिला है। इतने ही पेपर थे मेरे पास। ओके व्हाट डू यू नो अबाउट यंग यूरोप? यंग यूरोप एक सीक्रेट सोसाइटी थी जिस जेसीपी मजीनी ने बनाई थी और बर्न में बनाई थी। बर्न BERNE बर्न। सर लिखा भी मैंने दिया What did the German sword stands for? Readiness to fight. जर्मन स्वॉर्ड जो है उसका वो क्या सिंबलाइज करती थी? रेडीनेस टू फाइट, कभी भी हम लोग फाइट कर सकते हैं हमारे खुद के वॉन्ट्स के लिए, ठीक है। Why were female allegories invented by the French artist? अब ये फीमेल एलिगरीज क्यों बनाई थी? It was the representation of nation. सिर्फ इतना ही लिखना है, to represent their nations. और फ्रेडरिक सोरियो ने नहीं बनाया था, लोगों ने लिखा है फ्रेडरिक सोरियो ने बनाया था। फ्रेडरिक सोरियो ने सिर्फ और सिर्फ वही पेंटिंग बनाई थी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास सारे अलग अलग नेशंस जो है वो मार्च कर रहे हैं वहां पे, वही पेंटिंग फ्रेडरिक सोरियो ने बनाई। फीमेल एलिगरीज बाकी कई सारे आर्टिस्ट लोग थे, उन्होंने इकट्ठा होके बनाई। फीमेल एलिगरी टू रिप्रेजेंट अ नेशन, क्योंकि वो फीमेल को ही रिप्रेजेंट करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने फीमेल का रिप्रेजेंटेशन रखा। जर्मेनिया, मेरियान, ये। फिर है हु वाज जोहान गॉटफ्रीड हर्डर? ही वाज अ जर्मन फिलोसोफर। आर्किटेक्ट नहीं था वो, चीफ मिनिस्टर नहीं था वो, रूलर नहीं था वो, सिर्फ और सिर्फ अ जर्मन फिलोसोफर था। इतना ही लिखना, अ जर्मन फिलोसोफर। जर्मन फिलोसोफर गॉटफ्रीड हर्डर सर वो रोमांटिस्ट था। सर रोमांटिसिज्म में आएगा। पर आपने फिलोसोफर लिखा ही नहीं है। बट सर वो आर्टिस्ट था। He shared the feeling of romanticism. He was a German. Advantage of culture. He was a German philosopher. इतना ही लिखना था। आप लोग क्या करते हो पता है? एक मिनट, आप लोग क्या करते हो पता है? जो मेन चीज है ना वो नहीं पकड़ते हो। पहले ये खेल लोगे, फिर ये लोगे, फिर ये लोगे, उसके बाद में ये लोगे। पर जो मेन चीज है वो पकड़ो ना। He was a German philosopher. अब जर्मन फिलोसोफर बोलते हैं तो वो सारी चीजें आ जाती है उसके अंदर। आर्टिस्ट है या कोई रिवॉल्यूशनरी है। क्यों पर पॉइंट टू पॉइंट अगर यहाँ पे पूछा है कि परफेक्ट पॉइंट लिखो तो एक्स्ट्रा क्यों लिखना? ओके, हु वाज ऑटो वॉन बिस्मार्क? सर ये तो आपने बहुत टाइम लागी की है सच्ची में। Yes, he was an architect of Germany. Architect of Germany. वही। He was an architect of Germany. लिखा है आर्किटेक्ट, बस हो गया। हाँ, यूनिफाई, ठीक है, यूनिफाई उसने किया। मैंने लिखा है वो है मैंने ऐसा नहीं लिखा उसने किया। He was an architect of Germany. ये चीज आनी ही चाहिए, तो ही आप प्रॉपर उसका आइडेंटिफिकेशन दे सकते हो। तभी याद आना चाहिए ना। याद करके जाओ तो। याद किया था। Okay, what is nation state? ये तो सही। Name the 3 revolutionaries of Italy who led the unification of the country. 3-6 गेसिपी मजीनी। क्या लिखा है? किसको 1 मार्क मिला है? बताओ जरा। Sir, when many states combine together as a nation and it is ruled by a particular person or a party is referred to as a nation state. सर हमारे स्कूल में मैंने बोला कि कॉमन आइडेंटिटी को मतलब एक
Nation state. Nation state is the ideal country where the whole country consisting of states follows some similar culture, activities, languages. The Romantic identity is the same where people of different states have same identity as a nation. Only identity. पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स कहाँ है? एक ही रीजन है. एक्चुअली क्या है पता है, तेरे को आता है, तू लिखता है, पर तेरे लैंग्वेज में बैरियर्स आ जाते हैं. यू आर हैविंग अ लैंग्वेज बैरियर. तू समझता है, पर तेरे को जब एक्सप्रेस करना होता है तो वो प्रॉपर ढंग से नहीं होता है, उसकी वजह से मार्क्स कट रहे हैं. मैंने काफी सारे तेरे क्वेश्चंस में देखा है ये. समझा? टेक्स्ट बुक ज्यादा रिफर कर. किससे पढ़ता है? टेक्स्ट बुक ना, ज्यादा रिफर टेक्स्ट बुक करो. एग्जाम मेरा नाम मेरे भाई बोलता है, पापा को बोल दिया एग्जाम नहीं देने वाले. ओके, नेम द, तैयारी किया पूरे एग्जाम. कैसे फिर अच्छे से मार्क्स ले पाओगे? मैं हमेशा सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि जब भी तुम्हारी एग्जाम हो, एटलीस्ट 4 से 5 दिन पहले से प्रिपरेशन करना शुरू करो, तो ही आपका परफेक्टनेस आएगा, परफेक्शन आएगा. समझो कि आपकी एग्जाम संडे को है और आप ट्यूसडे से प्रिपेयर या वेडनेसडे से प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपका प्रेजेंटेशन कैसा होगा? ये कोई समझता ही नहीं है. बस हम लोग यहाँ पे चेक देते हैं, वो मैंने बोला था ना पिछली बार, रॉक फैलर की तरह हम लोग यहाँ पे चेक देते रहते हैं, पर वो चेक का सही तरह से यूटिलाइजेशन नहीं होता. अगर यही चीज आप लोग सही तरह से उसको यूटिलाइज करो तो पता नहीं आप कहां से कहां पहुंच जाओगे. ऐसा नहीं है कि तुम लोग को नहीं आता. इतने लेक्चर्स में मैंने देख लिया कि तुम लोग को कितना आता है. जो लोग 3 मार्क या 1 मार्क या 2 मार्क या 2.5 मार्क भी लेके आते हैं ना, उनको भी आता है. पर फर्क इतना है कि वो लोग प्रिपेयर नहीं करते. अब इसका कोई अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं होता है. समझो एक रास्ता यहाँ से सीधा सक्सेस की तरफ जाता है, वो रास्ता हमें पता है क्योंकि हम लोग जाके आए हुए. ठीक है, अब वही रास्ता तुम लोगों को हम लोग बताते हैं कि आपको अपने तरीके से कोऑर्डिनेट करने की जरूरत नहीं है, अपना रास्ता बनाने की जरूरत नहीं है. ऑलरेडी रास्ता बना हुआ है, यही रास्ते पे चलो. पर आप लोग क्या करते हो पता है, कहीं ऐसा जरूरी थोड़ी है यही रास्ते से जाऊंगा मैं या तो जाऊंगी मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगी. बनाओ, सही है, वो बनाना सही है, पर कभी कभी शॉर्ट टर्म पीरियड में अगर आपको कुछ ज्यादा गेन करना हो तो एक बार चले हुए रास्ते पे भी जाना पड़ता है, फिर अपने आप से आप बना सकते हो. एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना पड़ेगा, उसके बाद में फिर आप अपनी प्रोग्रेस कर पाओगे. पर आप लोग क्या करते हो, डेस्टिनेशन पे ही नहीं पहुंच पाते हो और पहले से ही अपना रास्ता खुद बनाने की कोशिश में लगे रहते हो, या तो फिर डाइवर्ट हो जाते हो कहीं कहीं. डाइवर्जन क्यों चाहिए? आगे बहुत सारे डाइवर्जन्स हैं, ले लेना कभी भी. एटलीस्ट आज ऐसी सिचुएशन है कि तुम लोगों की एग्जाम सिर पे है, अभी तो प्रिपेयर कर लो. अब तक प्रिपेयर करोगे, कल एग्जाम है, आज रात को बैठ के प्रिपेयर करोगे क्या? एंड दिस इज नॉट द वे टू स्टडी. मेरे ख्याल से ये कोई वे ही नहीं है स्टडी का. कल आपकी 50 मार्क्स की एग्जाम है या 60 मार्क्स की एग्जाम है और आज रात को प्रिपेयर करने बैठते हो, कितना प्रिपेयर कर, या 2 घंटे पहले प्रिपेयर करने बैठते हो, कितना प्रिपेयर कर पाओगे आप? बताओ मुझे. और ऐसी आशा मत रखो कि मैं पास हो जाऊं. क्यों पास होना है जब आपके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है कि आप 100 में से 100 ला सकते हो, 60 में से 60 ला सकते हो, तो फिर 30 मार्क्स के लिए क्यों जा रहे हो पेपर देने, या 20-25 मार्क्स के लिए क्यों जा रहे हो पेपर देने? अपनी खुद की कैपेबिलिटी को तो समझो. आप लोग क्या कर रहे हो पता है, अपने पैर पे ही खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो. वो कालिदास ना पेड़ पे बैठा था, वही डाली काट रहा था जिस डाली पे वो बैठा था. अब सोचो कैसी हालत हुई होगी, डाली कट गई होगी तो. मैं यही डाली पे बैठा हूं, यही डाली काट रहा हूं, यही चीज आप लोग कर रहे हो.
आप लोगों में है कैपेबिलिटीज, आप लोग आता है आप लोगों को। जब हम लोग रिवीजन कर रहे थे उस टाइम में भी आप लोगों ने काफी सारी बातें मुझे बताई थी कि तुम लोग ने ये पढ़ा है ये पढ़ा है। तो अगर आता है तो फिर बाय दिस, मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ सारे स्टूडेंट्स को, नॉलेज गेन करो। नॉलेज है फिर भी आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो, एक्चुअली क्या है पता है, ये लेजीनेस है। आता तो है मुझे, क्या करने की जरूरत है, लास्ट टाइम पे देख लेंगे। नहीं, मैं तुम लोगों को बोलूं आज भी मैं पढ़ता हूँ, आज भी। और ऐसा नहीं दूसरी चीज पढ़ता हूँ, यही चीज पढ़ता हूँ। क्यों भाई, मैं तो तुम लोगों को पढ़ाता हूँ, मुझे तो सब आता है, मुझे क्यों पढ़ने की जरूरत है? रिवाइज तो करना पड़ेगा ना। अगर रिवाइज नहीं करूंगा तो कल ऐसा कोई क्वेश्चन यहाँ से मुझे पूछ लेगा और आप लोगों को मैं ऐसा बोलूंगा कि भाई मैं कल जवाब दूंगा, तो मेरी इंप्रेशन कैसी रहेगी? आप लोग मेरी इंप्रेशन कैसी लेके जाओगे? सर खुद को नहीं आता, हमको पढ़ाने आता है। तो अगर इस उम्र में आता है फिर भी मैं रिवाइज करता हूँ, तो आप लोगों को तो वही चीज पढ़नी है और वही पढ़ के आपको आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करना है आपको। तो फिर क्यों इसको लेट गो कर रहे हो? कर लेंगे लास्ट में, क्यों करना है लास्ट में? अभी तुम लोग को ऐसा लगता है कि तुम लोग टाइम सेविंग प्रोसेस कर रहे हो, ये नहीं है। एक्चुअली तुम लोग टाइम बिगाड़ रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। एक सिस्टम ऐसी होती है पढ़ाई की कि जब यहाँ पे कुछ भी डिस्कस किया जाए या एक्सप्लेन किया जाए, वही चीज घर पे जाके आप तुरंत रिवाइज कर दो, तो वो चीज जो है वो आपकी पक्की हो जाएगी, बाय हार्ट हो जाएगी। अब ऐसा करते 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 10th, अब ऐसा करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपके एग्जाम होगी, उस टाइम पे आपने सारा चीज पढ़ लिया होगा, लास्ट में आपको रिवाइज ही करना पड़ेगा। तो आप टाइम सेव कर रहे हो ना। और आज ये सिचुएशन देख के और ये पेपर्स देख के मुझे ऐसा लग रहा है यू आर वेस्टिंग योर टाइम 101%। क्योंकि इस तरह से प्रिपेयर करके अगर एग्जाम देना, उससे अच्छा तो ना दो तो ज्यादा बेटर रहेगा। और आप लोगों को कॉन्फिडेंस रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। अपने को सब आता है, लास्ट में कर लेंगे जो भी हो। एंड मोमेंट पे करने गया था, नेपोलियन की हालत खराब हो गई थी, पता है ना तुम लोगों को। एंड मोमेंट पे एडोल्फ हिटलर करने गया था, उसकी भी हालत खराब हो गई थी। अपने तो क्या है, नेक्स्ट पेपर में, मतलब ये पेपर्स मुझे नहीं चाहिए, ऐसे पेपर्स नहीं चाहिए मुझे। 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स कोई मायने नहीं रखता है। प्रिपेयर करो, अच्छे से प्रिपेयर करो। और सारा रिवीजन भी हो चुका है, 2-3 बार तुम लोगों ने पढ़ लिया है। एक स्कूल में पढ़ा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यहाँ पढ़ा, आगे दिव्या मैम ने पढ़ाया। अब 3-3 लोग पढ़ाते हैं, 3-3 बार तुम्हारा रिवीजन हो गया है। फिर भी अगर यही चीज देखने को मिलती है तो मजा नहीं आता। सोचो आप लोगों को ही ऐसे पेपर दे दिया जाए चेक करने के लिए, तो क्या करोगे? नहीं मजा आएगा ना। तो फिर हमें कैसे मजा आ सकता है? और फिर भी मैं पूछ रहा हूँ कि अभी भी और भी कोई डाउट हो तो पूछ लो। कौन सा? मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं, एक बार घर पे जाके शांति से ये चैप्टर पढ़ो। एक्चुअली तुम लोगों को डाउट नहीं है, तुम लोग डाउट क्रिएट करते हो। तुम्हें सब आता है, सब आता है, पर प्रॉपर रीडिंग नहीं हुई है चैप्टर। सब कुछ पता है, हु इज ऑटो वॉन बिस्मार्क, हु इज रॉजर डी लीजल, मेरियान क्या है, जर्मेनिया क्या है, ये सारी चीजें तुम लोगों को पता है।
पर प्रॉपर रीडिंग नहीं करते हो, इसीलिए भूल जाते हो। एक बार प्रॉपर अच्छे से रीड हो गया चैप्टर और अपने हिसाब से आपने नोट्स बना ली, तो मैं नहीं मानता हूं कि तुम लोग फेल हो। और ऐसे मार्क्स तो नहीं आ सकते, क्योंकि मुझे पता है मेरे पढ़ाने में कभी भी गलती नहीं होती। ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोलता है, मेरा कॉन्फिडेंस बोलता है। मेरे बच्चे कभी पीछे नहीं रहते हैं। बस एक बार सही ढंग बता दी ना और ये फॉलो अप कर लिया ना, उसके बाद में मेरे बच्चे कभी पीछे नहीं रहते। आई बेट। पर सही फॉर्मूला, सही सिस्टम अपनाओ और वही सिस्टम से आप आगे बढ़ो। अभी अपनी खुद की सिस्टम बनाने की कोई जरूरत नहीं, वो आगे जाके बना लेते। एक बार आप यही से क्लियर हो जाओ ना, यही सिस्टम से क्लियर हो जाओ, उसके बाद में आगे अपनी सिस्टम बना ले। पर अभी हाल फिलहाल एग्जाम्स बहुत ही करीब है, ये बनाई हुई सिस्टम को ही अपनाओ, ठीक है? ये फटाफट क्लियर कर लेते हैं। 52 में 3 लोग हैं, गिसिपी मजीनी, गिसिपी गैरिबाल्डी और चीफ मिनिस्टर केवोर। ये 3 लोग नहीं। सर मैंने दूसरी मशीन लिखा है। विक्टर इमैनुअल 2 नहीं है, नहीं। तो मतलब 3 नाम है, 3 नाम के लिए मैं 1 मार्क दूं? एक बार किया ना आधा मार्क कैसे? एक के लिए भी आधा कैसे? तो गिजेपी गार्दी भी तो था ना। हाँ, क्या हुआ स्नेहा? सर एक और था ना, वो गिजेपी गार्दी करके कुछ था ना। गिसिपी गैरिबाल्डी। हाँ वही, सॉरी। हाँ हाँ। गरीबार्दी। हाँ तो सब वो भी उसी में गिना जाएगा ना। हाँ, ये 3 लोग थे। सर अगर 2 ही लिखे होता कितने मार्क्स मिलेंगे? 2 लिखे हो तो 0.5 मिल जाएंगे। तो 0.75 नहीं, 0.75 नहीं, 0.5 सिर्फ। ओके, फिर what does a blindfolded woman carrying a pair of weighing scales symbolize? Justice, equality नहीं, justice. La patrie, la citoyen, मतलब fatherland and citizens. What was the main function of Prussian Zollverein? To abolish tariff barriers. Justice. या सर मैं ऐसा नहीं ये चेक ही नहीं किया है। कोई नहीं, 1 मार्क, 6.5। ओके, तो ज़ोल्वरीन वाला जो था उसका फंक्शन क्या था? टू एबॉलिश टैरिफ बैरियर्स। When was France declared republic? 21st September 1792. लिख दो, 21st September 1792. When did Napoleon invade Italy? 2nd April 1796. 21st September 1792. Napoleon invade Italy, 2nd April 1796. हाँ, 1796. एक बार दोनों रिपीट करोगे क्या? France declared republic 21st September 1792. Napoleon invaded Italy 2nd April 1796. नेपोलियन इन्वेडेड इटली का क्या था? 7। ये 2 चीज साथ में है। देखो पीछे लिखा है नेपोलियन वॉर बिगिन, इसलिए 1797 है। बाकी इन्वेड किया था उसने 1796 में।
सर वो invade कर- सर वो कौन से मंथ में और क्या डेट है? इन्वेड किया, कैप्चर किया इटली। सेकेंड date- अप्रैल date 1796। हाँ, नेपोलियन इन्वेडेड इटली का डेट क्या है? 2 अप्रैल 1796। Greek struggle for independence begin 1821। 1832 में मिला। If France sneezes, the rest of the Europe catches cold। Duke Metternich ने बोला। और which territory did Habsburg Empire ruled over? Austria Hungary। चलो बाय बाय। हाय सर। इसके लिए क्या था?